चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम पहले आपको फंक्शंस का चैप्टर हमारा चल रहा है, उसमें हम आपको सबसे पहले एक और कैटेगरी बताने जा रहे हैं फंक्शंस की, दैट इज एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन जो होते हैं ये पहली बात तो ये है कि ये हर समय काम नहीं आते। ये खास तौर से तभी काम आते हैं जब आपको एक बहुत ही छोटा सा कोड लिखने जा रहे हैं फंक्शन में। माने आप फंक्शन तो बनाना चाहते हैं लेकिन फंक्शन का कोड बहुत सिंपल है, तो आप नहीं चाहते कि उस पूरी फॉर्मेलिटी में आपको पढ़ना पड़े फंक्शन को क्रिएट करने की, कि आप पूरी फंक्शन की एक बॉडी डेफ कीवर्ड के साथ क्रिएट करें और फिर पूरा का पूरा काम करें, जबकि देखा जाए तो एक बहुत सा सिंपल एक्सप्रेशन आप यूज करना चाहते थे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए कि दो नंबर्स का पेयर लीजिए और उन्हें उनका प्रोडक्ट निकालिए और उस प्रोडक्ट को निकालने के लिए एक फंक्शन यूज कीजिए, है ना। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन मिल सकता है आपको, सपोज कि राइट अ फंक्शन प्रो टू टेक अ पेयर ऑफ नंबर्स एंड रिटर्न देयर प्रोडक्ट। अब ऐसा आपको काम करना है तो आपको मालूम है, सबसे पहले आप DEF लिखेंगे, फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे, उसमें आपने फंक्शन का नाम लिख दिया। फिर आपको पता है कि यहाँ पर आप दो नंबर ले रहे हैं तो A और B में आप ये काम करेंगे। फिर आपको यहाँ पर ये भी पता है कि इनका प्रोडक्ट निकालना है तो C इज इक्वल टू A इंटू B करेंगे और उसके बाद में आप इसको प्रिंट कराएंगे, प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज, इतना आपने मान लीजिए किया, कॉमा C। ये आपने पूरा का पूरा अपना फंक्शन की डेफिनेशन दे दी, ठीक है। अब आपको ये फंक्शन कॉल करना है तो आपने मेन कोड में आए और आपने एक मान लीजिए यहाँ पे दो नंबर मांगने हैं, तो एक ले लिया, मान लीजिए x इज इक्वल टू INT इनपुट एंटर अ नंबर, और एक नंबर आपने जो है यहाँ पर ले लिया y में। तो आप जब ये फंक्शन कॉल करेंगे तो आपका जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो होगी एक x एक y। इस तरह से आप अपने फंक्शन को रन करा रहे होंगे। अब जब हम अपने आउटपुट विंडो में आएंगे तो यहाँ पर ये दो नंबर हमसे मांग रहा होगा, तो यहाँ पे दे दिया प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5 इज 10। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चीज तो सभी को पता है कि एक फंक्शन आप कैसे लिखते हैं। तो यहाँ तो आपने ये फंक्शन लिखा और काम किया, लेकिन देखा जाए तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन था A इंटू बी, जिसमें आपको दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना था, उसके लिए आपने इतना तामझाम किया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत ही छोटे छोटे फंक्शंस लिखने होते हैं और वो फंक्शंस भी बहुत ही सिंपल से एक एक्सप्रेशन पर बेस्ड होते हैं। अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आप लिखना चाहते हैं लेकिन आप पूरा फंक्शन डेफिनेशन में जाए बिना ये काम करना चाहते हैं, तो ऐसा काम करने के लिए ही आप एनोनिमस फंक्शंस बनाते हैं। एनोनिमस फंक्शंस का नाम ही एनोनिमस फंक्शन इसलिए है क्योंकि इस फंक्शन को क्रिएट करने के लिए आप फंक्शन की सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं उन्हें आप नहीं फॉलो करते हैं, बल्कि बिना किसी जो प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स है उसे फॉलो किए बिना ही आप अपना फंक्शन स्टोर कर लेते हैं। तो ऐसे फंक्शंस जो बिना फंक्शन डेफिनेशन को क्रिएट किए आप डिफाइन करते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम एनोनिमस फंक्शंस कहते हैं। एक दो बातें जो है आपको फंक्शन को क्रिएट करते समय, ऐसे फंक्शन को क्रिएट करते समय याद होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान होनी चाहिए हमेशा कि एक एनोनिमस फंक्शन जब आप स्टोर करते हैं तो उसमें आप कोई मैसेजेस वगैरह नहीं डाल सकते। जैसे यहाँ आपने ये डाल दिया है, ये आप फंक्शन डेफिनेशन में इस तरह के मैसेजेस 1 2 10 जैसी जरूरत है वैसे ले सकते हैं, लेकिन वहां पर आप इस तरीके के कोई मैसेजेस नहीं ले सकते क्योंकि उस फंक्शन में मैसेजेस अलाउड ही नहीं होते। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी कि बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन होना चाहिए, कोई मतलब कोई बहुत ही ज्यादा टेक्निकल या कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन उसमें स्टोर नहीं होनी चाहिए।
एक सिंपल सा एक्सप्रेशन जो एक स्टेप में इवेलुएट हो सकता है, ऐसा ही काम आप एनोनिमस फंक्शन में बना सकते हैं। और तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि वहां से जो आउटपुट मिलेगा उसे किसी ना किसी वेरिएबल में आपको स्टोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके आउटपुट को प्रिंट नहीं करा सकता, तो उसके लिए आपको वेरिएबल चाहिए ही होगा। तो ये सब काम चीजें अगर आपको ध्यान है तभी आप एक एनोनिमस फंक्शन बना सकते हैं। अब यही काम अगर आप एनोनिमस फंक्शन से करते तो कैसे करते, इसके लिए हम इस कोड को डिसेबल कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एनोनिमस फंक्शन को क्रिएट करने के लिए आपको फंक्शन मतलब इसमें अब आपको कोई डेफ कीवर्ड या किसी चीज की तो जरूरत पड़नी नहीं है, ना ही कोई आपको यहाँ पर, बस आपको फंक्शन का नाम देना है और काम करना है। पर जैसा कि हमने सबसे पहले आपको बताया कि एक एनोनिमस फंक्शन जब आप बनाते हैं तो उसका आउटपुट आपको एक वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। तो फंक्शन लिखते समय, एक एनोनिमस फंक्शन लिखते समय सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें आपका आउटपुट स्टोर हो रहा होगा। तो मान लीजिए हमने कहा हमें प्रोडक्ट स्टोर करना है, तो हमने वेरिएबल का नाम भी प्रोडक्ट रख दिया। हमारी मर्जी है, हम एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते थे, फिलहाल हमने वेरिएबल का नाम रख दिया प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक एनोनिमस फंक्शन जब आप बनाते हैं तो एक नया कीवर्ड भी आप यूज करते हैं, क्योंकि वो कीवर्ड ही प्रोसेसर को ये बताता है कि ये एक एनोनिमस फंक्शन बनाया जा रहा है, फंक्शन क्रिएट हो रहा है। क्योंकि यहाँ डेफ तो आप यूज कर नहीं रहे, तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा एक कीवर्ड दैट इज लैम्डा। Lambda keyword is a keyword which helps you to tell processor that now I am going to create a function which is a kind of anonymous function having its own arguments। यहाँ पर अब उसकी उससे arguments आपको देनी है, बस आपको यहाँ पर जो है अब अपनी arguments देनी है। तो जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आप कितनी वैल्यू पे काम करना चाहते हैं, आप दो वैल्यूज पे काम करना चाहते हैं। एक मान लीजिए आपने a ले लिया, एक आपने b ले लिया। तो आप क्या करेंगे, a कॉमा b, लैम्डा कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद एक स्पेस देंगे और जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सारी की सारी कॉमा सेपरेटर से सेपरेट करेंगे। ये ध्यान रखते हुए कि बहुत सिंपल एक्सप्रेशन पर आप काम करने जा रहे हैं। ये नहीं कि आपने कहा कि हम प्राइम नंबर को चेक कर लें या हम पैलिंड्रोम नंबर चेक करें या हम डिजिट सेपरेट करें, ये सब आप यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ सिंपल एक्सप्रेशन को ही आप इवेलुएट कर रहे हैं। तो आपने ये लिखा, फिर यहाँ पर आप इक्वल्स टू का साइन लगा, सॉरी यहाँ पर आप कोलन का साइन लगाएंगे, कोलन सिंबल यूज करेंगे। और उसके बाद में अब आप ए और बी पे क्या काम करना चाहते हैं वो एक्सप्रेशन यहाँ डालेंगे। जैसे आपको क्या करना है, आपको ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, उसके बाद में आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। सेमीकोलन जो स्टेटमेंट है, जो सिंबल है, ये आपको स्टेटमेंट का एंड इंडिकेट करने के लिए यूज कर रहे हैं आप, कि हम इस स्टेटमेंट को खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, सबसे पहले लैम्डा की वजह से ए और बी कोई दो आर्ग्यूमेंट बने हैं, इनका आउटपुट ए और बी के प्रोडक्ट के फॉर्म में स्टोर होगा और वो कहाँ चला जाएगा स्टोर होकर के, प्रोडक्ट नाम के उस वेरिएबल में चला जाएगा। बस ये आपने अपना फंक्शन यहाँ बना लिया। अब आपको फंक्शन को कॉल करना है, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए फिर से एक बार हम दो नंबर ले रहे हैं, यही हम पेस्ट कर देते हैं कॉपी करके, और यहाँ पर हम अपने फंक्शन का नाम दे देते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि हमने अभी ये किया है यहाँ पे। अब इस तरीके से काम करने के बाद मान लीजिए अब आपको आउटपुट चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे। वहां तो हम लिख नहीं, वहां तो हम यहाँ तो लिख नहीं सकते मैसेजेस, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज, ये हमारा एक्सप्रेशन था जिसे हमने लिख लिया है इस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, तो फंक्शन का नाम देंगे प्रोडक्ट और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर अपना फंक्शन की कॉल की स्टेटमेंट क्लोज करेंगे। ये जो है ये हमारा फंक्शन कॉल है यहाँ पर। ठीक, अब हम इसे रन कराते हैं।
वैल्यू डाल देते हैं सपोज। रन कराएंगे। अच्छा, फंक्शन ओ प्रिंट था। ये देखिए प्रोडक्ट इज प्रिंट हो गया 20, क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट्स में 2 और 10 डाला था। एक बार दोबारा आपको वैल्यू यहाँ पर मांग करके दिखा रहे हैं। पूरा अंडू कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ अपना फंक्शन का नाम यहाँ पे बदल दे रहे हैं। ये प्रिंट लिखना है हमें यहाँ पर, प्रिंट ये और प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन आपको देना है यहाँ पर, देखिए इस तरह से ध्यान रखना है। ये आपकी फंक्शन की आर्ग्यूमेंट्स है और ये फंक्शन का एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये आपको ऐसे लिखना है। अब हम इसे रन कराएंगे। आपसे अब ये इनपुट मांगेगा, तो आपने जो भी डाल दिया 25, 62, तो वो आपको यहाँ पर उसका आउटपुट रिटर्न कर दे रहा है। तो इस तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन जब आपको इवेलुएट करना हो, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपको फंक्शन डेफिनेशन का पूरा काम करना पड़े, आप सिंगल लाइन में अपना काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एनोनिमस फंक्शंस बनाते हैं, जिसके लिए आपको लैम्डा कीवर्ड की जरूरत पड़ती है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो एक्सप्रेशन जिसके बारे में बात करें ये बहुत सिंपल होना चाहिए। सिंपल एक्सप्रेशंस के लिए जैसे जोड़ना है, एवरेज निकालना है, ये इस तरीके के लिए तो आप काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है या डिफरेंस निकालना है। लेकिन आप सोचे कि यहाँ पर हम लैम्डा एक्सप्रेशन से हम कंडीशन अप्लाई कर लें या हम लूप चला लें, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से अगर हो सकता है एग्जाम में आपको मान लीजिए क्वेश्चन मिल जाए कि राइट एन एनोनिमस फंक्शन, या कह दिया जाए राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर अ फंक्शन इन यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन, तो उसका मतलब ही ये है कि आपसे कोई एनोनिमस फंक्शन बनाने के लिए कहा जा रहा है। और जब भी एनोनिमस फंक्शन बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप बहुत सिंपल एक्सप्रेशन पर काम करेंगे। एक एग्जांपल हम आपको और इसका यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। राइट एन एनोनिमस फंक्शन कैलसी टू टेक basic salary, and print annual salary of an employee। क्वेश्चन क्या है कि आपको एक एनोनिमस फंक्शन बनाना है जिसका नाम क्या रखना है, कैलसी। उसमें आपकी आर्ग्यूमेंट क्या होगी, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी एज एन आर्ग्यूमेंट लेना है और आपको प्रिंट क्या करना है, उसकी एनुअल सैलरी प्रिंट करनी है, यानी उसकी एक महीने की बेसिक सैलरी कितनी है वो पता आपको मांगनी है, और उसके बेसिस पर आपको पूरे 12 महीने की सैलरी कितनी मिल रही है एनुअल, पूरे साल भर में उसको कितनी टोटल सैलरी मिली, ये प्रिंट कराना है। तो बस आपको फंक्शन का नाम तो यहाँ बता ही दिया गया कि आपको फंक्शन का नाम क्या रखना है, कैलसी। फिर यहाँ फंक्शन के नाम के बाद में आपको लैम्डा एक्सप्रेशन देना है।
क्या आपके पास अब एक ही आर्ग्यूमेंट है, बेसिक मान लीजिए बी ले लिया आपने, या आप पूरा बेसिक ले लीजिए, दैट डिपेंड्स ऑन योर ओन चॉइस। करना क्या है इसमें कि भाई आपको एक महीने की सैलरी पता है और आपको पूरे साल की निकालनी है, तो आपको करना ही क्या होता है, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, और उसके बाद में एक्सप्रेशन को क्लोज कर दीजिए सेमीकोलन से। अब क्या कर रहे हैं, अब आप फंक्शन कॉल करेंगे। तो मान लीजिए आपको बेसिक सैलरी मांगनी है, मतलब आपको तो एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया है, तो बी लेंगे, बी इज इक्वल टू INT, इनपुट कराएंगे, एंटर बेसिक सैलरी, और बस अब आप यहाँ प्रिंट कराएंगे एनुअल सैलरी इज, कॉमा, यहाँ आप फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन का नाम कैलसी है और बेसिक सैलरी बी में स्टोर की गई है। बस आप रन कराइए, और यहाँ पर मान लीजिए हमने दे दिया कि एक महीने की सैलरी 1,00,000 रुपए है, CA, अच्छा कैलसी फंक्शन का नाम पूरा नहीं आया है, कॉमा लग गया है। तो एक महीने की अगर बेसिक सैलरी 1,00,000 है, तो 12 महीने की बेसिक सैलरी टोटल एनुअल जो है वो 12,00,000 रुपए हो जाएगी। तो ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर अब आपसे कह दिया जाता है यहाँ पर कि आप जो है नेट सैलरी जो है कैलकुलेट करिए, जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि DA और PF और HRA भी निकालना है, तो वो आप यहाँ पर नहीं कर सकते थे। तो इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, वो आप लोग भी प्लीज कैलकुलेट करके बना करके देखिएगा। फंक्शन है राइट an anonymous function SI to take principal amount from user and rate of interest ये क्वेश्चन है। आपको एक फंक्शन बनाना है SI नाम का और एनोनिमस फंक्शन बनाना है, जिसमें करना क्या है कि आपको कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट आपको मांगना है, और उसके बेसिस पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक फंक्शन SI नाम से बनाना है, जिसमें कि आपको पहले से दे दिया गया है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 8.5% है, और टाइम कितना है, 5 ईयर्स है। यानी प्री गिवन प्री डिफाइंड वैल्यूज आपके पास है, उन वैल्यूज के बेसिस पर आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मांगनी सिर्फ आपको एक ही वैल्यू है, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। जरूरी नहीं, अब यही क्वेश्चन एक और तरीके से दे रहे हैं, इसको भी आप करके देखिएगा। दोनों तरह से आपको करना है। पहला जो फंक्शन है इसमें आपको प्री डिफाइंड वैल्यूज दी गई हैं, दूसरा जो फंक्शन है इसमें आपको सारी वैल्यू मांगनी है और उनके बेसिस पर ही आपको काम करना है। तो देखिए, अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ हो सकता है कि कोई इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि फंक्शन, क्योंकि फंक्शन देखिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस आए, तो उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके फंक्शंस में जिसे हम यूज करते हैं, दैट इज रिटर्न। रिटर्न का देखिए सीधा सीधा मतलब होता है, रिटर्न का मतलब लौटा दीजिए, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड भी इसीलिए यूज होता है, क्योंकि बार बार हम आपको जब से फंक्शन चैप्टर पढ़ा रहे हैं
तो बार बार हम आपको बताते हैं कि जब फंक्शन की कॉलिंग होती है तो कंट्रोल फंक्शन के ऊपर आ जाता है, फंक्शन डेफिनेशन में आ जाता है। और जैसे ही फंक्शन डेफिनेशन का काम खत्म होता है, एक फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होता है, तो कंट्रोल वापस आ जाता है कहाँ पर? ये कंट्रोल वापस आता है जहां पे फंक्शन को कॉल किया गया था उसी लाइन में। और उसके बाद अगली लाइन एग्जीक्यूट होती है और अगली लाइन में फिर फंक्शन कॉल किया गया तो फिर फंक्शन पे कंट्रोल आता जाता है, और ऐसे बार बार ये सारे काम होते रहते हैं। तो फंक्शन के कंट्रोल को लौटाने के लिए अभी तक तो हमने कोई स्टेटमेंट नहीं यूज किया। हम क्या करते हैं, जो फंक्शन डेफिनेशन हम बनाते हैं बस वहीं पर हमारा काम हो जाता है कि डेफिनेशन जैसी खत्म होती है कंट्रोल वापस आता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन के कंट्रोल को आप वहां वापस भेजें, क्योंकि अभी तक जितने भी फंक्शंस आपने बनाए, जैसे हम अपनी एक कोई पुराने फंक्शन की फाइल यहाँ पर आपको खोल के दिखा रहे हैं कि सपोज ये फैक्टोरियल का हमने जो फंक्शन बनाया था यही हम आपको शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि फंक्शन की कॉलिंग हुई, जैसे ही पहली बार फंक्शन कॉल हुआ तो ये इनपुट था और फंक्शन की वैल्यू कॉल होते ही ए की वैल्यू कॉपी हुई किसमें? एन में। और पूरा फैक्टोरियल एन का कैलकुलेट हुआ और फंक्शन में ही, क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया था, प्रिंटिंग का स्टेटमेंट हम फंक्शन में ही दे रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे ही हमारा आउटपुट प्रिंट हुआ, फंक्शन डेफिनेशन की लास्ट स्टेप यही थी, तो जैसे ही हम इस पे पहुंचे यहाँ काम खत्म होते ही हम इस लाइन पे आ गए, क्योंकि कंट्रोल हम कहाँ आ गए? इस लाइन पे आए। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कॉलिंग पर ही कंट्रोल वहां ऊपर गया था। जैसे ही काम खत्म हुआ तो यहाँ आए और इसके बाद तुरंत अगली लाइन एग्जीक्यूट हो गई और फिर से ये काम हुआ। पर अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ हम कोई कंट्रोल को लौटाने के लिए स्टेटमेंट नहीं यूज कर रहे हैं, ये सिंपल प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। पर अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करे, वो भी कैसे? रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू रिटर्न करे, तो उसके लिए आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं, जो कि सिंपली एक फंक्शन की बॉडी से, फंक्शन की डेफिनेशन से कंट्रोल को वापस वहीं ले जाता है जिस लाइन में फंक्शन को कॉल किया गया है। तो कैसे हम इसे यूज करते हैं हम आपको दिखा रहे हैं, रिटर्न स्टेटमेंट का कैसे यूज किया जाता है। वापस हम अपने प्रोग्राम में आ गए। अगर आपको रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना है तो बहुत सिंपल सी है, कोई भी हम अपना एक फंक्शन बना लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे बनाया एवरेज के लिए फंक्शन बनाया, तो हमने फंक्शन को नाम दे दिया डेफ एवीजी, और मान लीजिए 5 आर्ग्यूमेंट्स है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई ये है। और यहाँ पर अब हम चाहते हैं कि हमें इन 5 इंटीजर्स का एवरेज निकालना है। तो मान लीजिए एक वेरिएबल ले लिया ए वी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, पता ही होता है, डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा ए वी नाम के वेरिएबल में पांचों वेरिएबल्स का, पांचों वैल्यूज का एवरेज स्टोर हो गया होगा। अब हम क्या चाहते हैं कि ये ए वी की वैल्यू यहाँ प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं फंक्शन में, बल्कि हम क्या चाहते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट की मदद से एवी की ये वैल्यू हम अपने मेन फंक्शन में, मेन कोड में भेजना चाहते हैं। तो क्या लिख देंगे इसके लिए? इसके लिए यहाँ लिखेंगे रिटर्न एवी। यहाँ पर ये रिटर्न देखिए कीवर्ड है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये कीवर्ड है जो क्या कर रहा है कि एवी में जो भी आउटपुट स्टोर हुआ है, जो भी वैल्यू स्टोर हुई है, उसको उसी लाइन में रिटर्न करके भेज रहा है जहां से इस फंक्शन कॉल किया गया था। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे फंक्शन की डेफिनेशन थी। अब हम अपने फंक्शन के लिए कुछ इनपुट लेंगे और इनपुट लेकर के मान लीजिए हम फंक्शन को कॉल करना ही चाहते हैं तो कॉल करेंगे। इनपुट अभी फिलहाल हम ले नहीं रहे, हम अज्यूम कर ले रहे हैं, या चलिए हम ले ही लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए कुछ 5 वेरिएबल्स ले लेते हैं हम। आई एक ले लिया, एक जे ले लिया, एक के ले लिया, एक एल ले लिया और एक एम ले लिया। इनपुट एंटर नंबर, यही मैसेज कॉपी कर ले रहे हैं, पेस्ट, यानी हमने 5 वैल्यूज एज एन इनपुट यूजर से एक्सेप्ट कर ली। अब क्या है, हमें बस यहाँ पर क्या करना है, अब तो फंक्शन कॉल करना है। तो फंक्शन कॉल करने के लिए हम कहेंगे एवीजी, और यहाँ पर जो है हम उसको अपने वैल्यूज दे देंगे आई कॉमा जे कॉमा के कॉमा एल कॉमा एम। ये हमने करा। अब हम इसे रन कराएंगे।
तो रन कराने पर हम अपने शेल विंडो पे आए और यहाँ देखिए वैल्यू मांग रहा है, बहुत सिंपल सी वैल्यू दे रहे हैं। तो सब कुछ देने के बाद भी उसने आउटपुट नहीं दिया। देखिए बाकायदा सब कुछ वैसे ही किया था, लेकिन फिर भी कोई एरर भी नहीं आई, पर फिर भी वो हमें आउटपुट क्यों नहीं दे रहा है? वो हमें एक्चुअली आउटपुट इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ हमने फंक्शन की कॉलिंग जरूर करी, लेकिन कहीं वो आउटपुट, ये जो फंक्शन कॉल है इसका आउटपुट प्रिंट नहीं कराया। हाँ, फंक्शन के अंदर प्रिंट कराई होती एवी की वैल्यू तो प्रिंट हो जाता, अभी तक तो हम यही कर रहे थे। पर अब हम क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो एवी की वैल्यू तो यहाँ आ गई, लेकिन प्रिंट कैसे हो? प्रिंटिंग के लिए कोई काम कहा ही नहीं। इसीलिए ये जो फंक्शन की कॉलिंग है यही हम कहाँ करा लेंगे? ये हम करा लेंगे अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर। जैसे हम प्रिंट कराना चाहते थे एवरेज इज ये, और यहां हमने अपने फंक्शन को कॉल किया और इस तरह से प्रिंट स्टेटमेंट का ब्रैकेट लास्ट में क्लोज कर दिया। अब हम रन कराएंगे, फिर से हम शेल विंडो पे आएंगे, कुछ भी दे दिया 5 6 ये, और अब देखिए आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा 5.8। वो खुद ही टोटल कर रहा है और टोटल करने के बाद उसको 5 से आपको डिवाइड करके जो भी एक्सपेक्टेड आपका आउटपुट था वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो है आपको ये ध्यान रखना है कि रिटर्न स्टेटमेंट से भी प्रोग्राम्स बनते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज की जाती है। और हो सकता है कि एग्जाम में आपको कह दिया जाए कि फंक्शन शुड रिटर्न वैल्यू टू मेन। अगर ये लिखा है, मान लीजिए स्पेशल स्टेटमेंट अगर लिख दी कि फंक्शन शुड रिटर्न वैल्यू टू मेन, इसका मतलब ही है मेन या मेन फंक्शन, तो इसका मतलब ही यही है कि आपको रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना है, आपको फिर बिना रिटर्न स्टेटमेंट के ये काम नहीं करना। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ये एवरेज निकालने का आपका एक फंक्शन हमने बनाया है। एक क्वेश्चन इसके बेसिस पर भी दे रहे हैं, आप लोग करके देखिएगा प्लीज। राइट अ फंक्शन given to take an integer and print। ये तो आप नहीं बना पाएंगे, इसको हम ही बताएंगे तब आप बना पाएंगे। मान लीजिए हमने लिख दिया राइट अ फंक्शन reverse to take an integer and print reverse, print its reverse, बस इतना ही है। और the function should return main function। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शुरू से हम दिखा रहे हैं, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ले लिया? यस मैम। चलिए अब ये ले लीजिए। हम ले लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि एक रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, एनोनिमस फंक्शंस कैसे होते हैं और किस तरह से लिखे जाते हैं। अगला हम जो टर्म होता है हमारा, जब हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं या जो भी हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, वो वेरिएबल्स हमेशा दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। और ये दो टाइप भी जो हैं ये किस बेसिस पे बने हैं? ये बने हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, यानी प्रोग्राम में वो किस सेक्शन पर
अवेलेबल हैं, किस सेक्शन में अवेलेबल हैं, उनकी अवेलेबिलिटी के आधार पर वेरिएबल्स को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज हैं? पहली कैटेगरी जो है वो होती है हमारी लोकल वेरिएबल्स की, और दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है ग्लोबल वेरिएबल्स की। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लोकल जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया या रीजन के लिए बनाए गए हैं, ग्लोबल जो सबके लिए हैं, ओपन टू ऑल हैं, पब्लिक हैं। तो जिस प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल का स्कोप यानी उसकी एक्सेसिबिलिटी या उसकी अवेलेबिलिटी पूरे के पूरे प्रोग्राम में होती है, प्रोग्राम के किसी भी सेक्शन में लिखिए और उसे पूरे के पूरे प्रोग्राम में कहीं भी आप इस्तेमाल करें या एक्सेस करें या यूज करना चाहें, तो आपको उसके एक्सेसिबिलिटी या अवेलेबिलिटी को लेकर के कोई इशू ना फेस करना पड़े, ऐसे वेरिएबल्स हमारे ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो प्रोग्राम स्कोप होता है। ग्लोबल वेरिएबल्स किस स्कोप के साथ आते हैं? ये प्रोग्राम स्कोप के साथ आते हैं। प्रोग्राम स्कोप का मतलब ये पूरे प्रोग्राम में कहीं भी मिल सकते हैं। जबकि लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं, ये लोकल वेरिएबल्स जो हैं ये सेक्शन या हम कह सकते हैं फंक्शन स्कोप के साथ आते हैं। इनका स्कोप कम होता है, ये उसी सेक्शन में या उसी फंक्शन में या उसी कोड में एक्सेसिबल या अवेलेबल होते हैं जिस कोड में इन्हें डिफाइन किया गया। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनके स्कोप की लिमिटेशन होती है वो पूरे प्रोग्राम में अवेलेबल नहीं होते, केवल एक निर्धारित सेक्शन या कोड में ही अवेलेबल होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। जबकि वो वेरिएबल जो कि पूरे के पूरे प्रोग्राम में कहीं भी अवेलेबल होते हैं, उनको कहीं भी लिखिए और कहीं भी पूरे प्रोग्राम में यूज कीजिए, ऐसे वेरिएबल्स का स्कोप जो होता है उनको हम ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल्स कहते हैं और पूरे प्रोग्राम में इनकी अवेलेबिलिटी होती है। कैसे हम इस चीज को समझेंगे? इस चीज को समझने के लिए हम एक यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर लोकल वेरिएबल्स का। या हम एक ही प्रोग्राम बना देते हैं, चलिए लोकल वेरिएबल क्या बना देते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई भी अपना वो लिखा, फंक्शन लिखा सपोज। तो मान लीजिए हमने फंक्शन लिख दिया, बहुत ही सिंपल सा कोई फंक्शन लिख लेते हैं, डेफ प्रो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने का एक फंक्शन बना रहे हैं। और ये लिखा हमने, यहाँ पर हमने सपोज मान लिया कि a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू 20 है, और हमने c इज इक्वल टू a इंटू बी किया और बस प्रिंट करा दिया प्रोडक्ट इज c। ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन में ही पूरा काम हुआ है। और यहाँ पर हमने एक अपना फंक्शन का कॉल दे दिया। अब देखिए इस फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए यहाँ कोई ना कॉलिंग में भी नहीं दी है वैल्यू। और यहाँ पर हो क्या रहा है कि दो वैल्यूज उसी फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज कर दी गई हैं और उनको जो है कैलकुलेशन में डाल दिया, एक एक्सप्रेशन में डाल दिया और उस एक्सप्रेशन को स्टोर कर दिया एक और वेरिएबल में और उसे यहाँ प्रिंट करा दिया है सीधे सीधे, और बाहर आकर के हमने फंक्शन को कॉल कर दिया है। अब अगर इस समय हम देखें यहाँ पर, तो देखिए अभी हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा? हमको आउटपुट मिल जाएगा 200। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे आप देखिए तो फंक्शन की बॉडी में दो वेरिएबल्स डिफाइन थे, उनकी वैल्यू आपने यूज की। ठीक, अब हम यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शन की बॉडी से भी पहले, फंक्शन की डेफिनेशन से भी पहले। एक हमने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 10। ठीक, ये लिखा हमने। और यहाँ पर एक और वेरिएबल लिया b इज इक्वल टू x इंटू वाई, और यहाँ पर प्रिंट कराया, मान लीजिए हमने वैल्यू ऑफ x, x में x की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, यही लाइन कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, और y में y की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं,
एक बार फिर ए की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पर बी की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो देखिए अगर आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या एरर मिली। सबसे पहले तो उसने ये बताया आपको कि लाइन 59 पर और 51 पर एरर है। ठीक है, 59 में तो जो एरर बता रहा है आपको, मतलब अभी यहाँ पर आ रही है, तो इसको एरर क्या बता रहा है एक्चुअली, वो ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ए आपने लिखा है और ए की वैल्यू आपने यहाँ पे प्रिंट कराई है, और नीचे बता रहा है क्या, अनबाउंड लोकल एरर। इस ए से रिलेटेड क्या एरर है, अनबाउंड लोकल एरर, मतलब लोकल वेरिएबल ए रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, यानी हमने असाइन करने से पहले ए को यहाँ पर रेफर कर दिया, कोई वैल्यू दे दी है। तो देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर, अब हम आपको दिखाते हैं अपना प्रोग्राम। यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमने पहले ए को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, अब ए को हमने यहाँ पे पहली एरर उसने इसलिए दी है कि आप असाइनमेंट से पहले ए की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक्स की और वाई की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। ये एक्स और वाई की वैल्यू हम यहाँ भी प्रिंट करा रहे हैं, है ना। और ए और बी की वैल्यू भी हम प्रिंट करा रहे हैं। मतलब प्रोग्राम की डेफिनेशन के अंदर भी एक्स वाई ए भी प्रिंट हो रहे हैं, और प्रोग्राम की डेफिनेशन के बाहर यानी मेन प्रोग्राम में भी एक्स वाई और ए भी प्रिंट हो रहे हैं। बस इतना सा सिंपल है। बाकी प्रोडक्ट निकालने होते एक अलग चीज है कि प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। अब जब हम यहाँ पर आएंगे और अपना आउटपुट देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले उसने कहा वैल्यू ऑफ एक्स। तो भाई हमारा मेन फंक्शन ही कॉल होगा। मेन फंक्शन में सबसे पहले यदि देखा जाए तो हम एक्स की वैल्यू प्रिंट करा रहे थे, तो एक्स की वैल्यू प्रिंट हो गई 5, वाई की वैल्यू प्रिंट हो गई 10, फिर वैल्यू ऑफ ए और ए प्रिंट हुई और वैल्यू ऑफ बी प्रिंट हुई। ठीक है, फिर प्रोडक्ट प्रिंट हुआ। ये वैल्यू ऑफ ए और बी जो प्रिंट हुई है आपकी, ये प्रिंट हुई है जो फंक्शन के कॉल में गई है आपकी, फंक्शन कॉलिंग में जो आपकी स्टेटमेंट प्रिंट हुई है वो आई। ठीक, ये सब कुछ, ये जितना भी अभी आपका प्रिंट हो रहा है, ये सब आपका फंक्शन कॉलिंग में है, क्योंकि पहली लाइन हमारे प्रोग्राम की जो है वो क्या कर रहा है, वो आपको मैं इस आउटपुट को यहीं से कॉपी कर लेती हूँ पूरा, और अपने प्रोग्राम कोड में ही हम आपको जाकर के इसे दिखाते हैं। इसको हम कॉपी कर रहे हैं क्योंकि आप अपना वो प्रोग्राम भी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी ये चीज। देखिए ये आपका पूरा प्रोग्राम है। ठीक है, इसके नीचे ही हम अपने प्रोग्राम कोड को पेस्ट कर रहे हैं, जो हमारा आउटपुट हमें मिला। तो देखिए सबसे पहले उसने क्या प्रिंट किया, सबसे पहले उसने हमारे आउटपुट में प्रिंट किया था वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई, ये सब प्रिंटिंग पहले हुई है। तो देखिए ये सब प्रिंटिंग क्यों हुई, क्योंकि अगर हम अपने प्रोग्राम को देखें तो सबसे पहले हमारा फंक्शन कॉल हुआ। फंक्शन कॉल की वजह से कंट्रोल आया, यहाँ एक्स की वैल्यू प्रिंट हुई, वैल्यू ऑफ एक्स, और वैल्यू ऑफ एक्स उसने क्या प्रिंट कर दिया 5। फिर वाई की वैल्यू प्रिंट हुई, वैल्यू ऑफ वाई, वो उसने प्रिंट किया 10। अब आप खुद सोचिए कि इस प्रोग्राम के अंदर तो एक्स और वाई थे नहीं, इस पूरे कोड में कहीं एक्स और वाई की वैल्यू है नहीं है। क्या इस फंक्शन कॉल में एक्स और वाई की वैल्यू दी गई, नहीं दी गई। फिर भी उसने एक्स को 5 और वाई को 10 क्यों प्रिंट किया, क्योंकि अगर आप देखें तो आप अपने प्रोग्राम में सबसे पहले दो वेरिएबल डिफाइन करके आ गए थे, एक्स और वाई। तो ये दो वेरिएबल जो हैं, भले ही इस फंक्शन डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, इस फंक्शन की डेफिनेशन में इनको यूज नहीं किया गया, इनको डिफाइन नहीं किया गया, फिर भी इनकी वैल्यू बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ प्रिंट हो गई। क्यों, क्योंकि इस तरह से डिफाइन किए गए वेरिएबल जो होते हैं वो आपके किस तरह के वेरिएबल हैं, ये आपके ग्लोबल हैं। तो ग्लोबल का मतलब ही है कि ये प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में एक्सेसिबल हैं, इनको एक्सेस किया जा सकता है किसी भी फंक्शन के अंदर बिना किसी रुकावट के। तो सबसे पहले प्रोग्राम में जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, एक्स वाई की वैल्यू प्रिंट हुई, फिर ए को हमने 10 दिया था, ए को प्रिंट कराया, बी को 20 प्रिंट कराया। तो देखिए उसके बाद ए और बी 20 प्रिंट हुए, क्योंकि ये तो ए और 10 यहीं पे डिफाइन किए थे। उसके बाद सी में दोनों का प्रोडक्ट स्टोर किया था, और केवल हमने सी को ही प्रिंट कराया था, तो प्रोडक्ट इज 200 आ गया था। हाँ, यहीं पर अगर हम डी को भी प्रिंट करा देते, मतलब डी प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट दोबारा से प्रिंट कराते, प्रिंट
प्रोडक्ट इज कॉमा डी प्रिंट करा देते, तो एक्स और वाई की वैल्यू भी मल्टीप्लाई होती है और प्रिंट होती कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो अगर हमने x और y को मल्टीप्लाई किया है तो d को भी प्रिंट कराया, तो जिसकी वजह से 2 बार आउटपुट प्रिंट हुआ। पहले a और b की वैल्यू मल्टीप्लाई हुई 10 और 20 और वो प्रिंट हुई। फिर x और y की वैल्यू मल्टीप्लाई हुई 5 और 10 और वो प्रिंट हुआ। इतना करने के बाद आपका कंट्रोल यहाँ वापस आ गया। ये तो आपने फंक्शन में किया था, इतना काम आपका फंक्शन के थ्रू हुआ। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि अपने मेन फंक्शन में भी x की वैल्यू, y की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो जिसकी वजह से देखिए x की वैल्यू प्रिंट हो गई, y की वैल्यू भी प्रिंट हो गई। पर देखिए जैसे ही हमने a की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए कहा, ये वाली लाइन दी, तो उसने क्या कह दिया, नेम a इज नॉट डिफाइंड। जबकि a तो डिफाइंड है, a तो देखिए ये दिया हुआ है a इज इक्वल टू 10, पर क्यों यहाँ पर a को किसने आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया? क्योंकि a नाम का वेरिएबल एक सेक्शन में, एक प्रोग्राम की डेफिनेशन में डिफाइंड था। तो डेफिनेशन के अंदर, एक सेक्शन के अंदर डिफाइंड होने की वजह से उसका स्कोप क्या हो गया? उसका स्कोप हो गया लोकल। वो आपका वहां तो यूज हो रहा है, प्रोग्राम के अंदर तो कहीं भी प्रिंट कराओ सब कुछ हो रहा है, लेकिन फंक्शन के बाहर अगर आप चाहें कि ए और बी को इस्तेमाल कर सके तो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि ऐसे वेरिएबल जो किसी सेक्शन के अंदर डिफाइंड होते हैं और उसी के अंदर उनकी एक्सेसिबिलिटी है, यानी यहाँ जहां से डिक्लेयर किया गया है, यहां से लेके यहां तक तो आप इसे कितनी बार भी यूज करें आप कर सकते हैं, लेकिन इसके बाहर आप इसे नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन के का कोड अब नहीं रह गया है। तो ये एक्सेसिबिलिटी की एरर आपको दिखा देता है। तो वो इसीलिए दिखाता है क्योंकि ऐसे वेरिएबल जो होते हैं वो लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। जबकि एक्स और वाई आप बाहर भी यूज कर रहे हो, यहाँ भी प्रिंट करा रहे हो, बिंदास प्रिंट हो रहे हैं, आप यहाँ भी प्रिंट करा रहे हो, मल्टीप्लाई करा रहे हो, सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो हो सकता है कभी एग्जाम में मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मिल जाए जिसमें कहा जाए कि एक फंक्शन बनाइए और कुछ वैल्यूज उन्होंने कहा, हो सकता है एग्जाम में लिख के मिल जाए। देखिए हम तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को मान के चलेंगे, हो सकता है बहुत आसान सा क्वेश्चन आए, पर ये कह दें कि इसमें ये वेरिएबल लोकल बनाइए और ये वेरिएबल ग्लोबल बनाइए। तो आपको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का अंतर पता होना चाहिए कि ग्लोबल सबसे पहले डिक्लेयर कर दीजिए, किसी भी फंक्शन, किसी भी कोड से पहले ग्लोबल डिक्लेयर कर दीजिए। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि नाउ दीज आर ओपन टू ऑल, ये पब्लिक है, सबके लिए है। लोकल जिस सेक्शन के अंदर जिस लाइन से डिफाइन किए गए वहां से ये ऑन हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, पर ये उस कोड को, उस सेक्शन के खत्म होते ही इनका लाइफ टाइम भी, इनका स्कोप भी खत्म हो जाता है। इस पूरे इतने हिस्से के बाहर आप ए को यूज नहीं कर सकते। यहां तक कि आपने खुद देखा कि ए को इसके पहले आप प्रिंट भी नहीं करा सकते थे, जबकि आप उसी कोड में थे, उतने ही सेक्शन में थे। आपने देखा था ना इससे पहले कि हम ए प्रिंट करा रहे थे तो वो कह रहा था कि आपने असाइनमेंट से पहले उसे प्रिंट करा दिया। तो किसी भी वेरिएबल की लाइफ शुरू ही तब होती है, उसका अस्तित्व होता ही तब है जब आप उसे डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइजेशन से पहले अगर आप उसे प्रिंट भी कराएंगे तो वो प्रिंट नहीं हो रहा। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम लोकल वेरिएबल कहते हैं, जो किसी प्रोग्राम के सेक्शन में डिफाइन किए जाते हैं और वो उसी सेक्शन के लिए तो एक्सेसिबल हैं, उसमें तो वो सारा काम करेंगे, लेकिन उसके बाहर वो आपके एक्सेसिबल नहीं होते हैं, आप उसके बाहर उन्हें यूज नहीं कर सकते। ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे वेरिएबल्स को हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। जो पूरे के पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं उनको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। आप एक बार इसको का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं, वो तो आप खुद ही कर लेंगे, इसको तो हम हटा ही दे रहे हैं। आप इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अभी किसी को अगर डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, कोई चीज अगर समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिए। चलिए खैर,
तो ये हमारे फंक्शन डेफिनेशन से रिलेटेड चीजें तो खत्म हो चुकी हैं। छोटी मोटी 2-3 बातें और आपको बतानी है, लेकिन वो आज की क्लास में नहीं बताएंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। आज हम इसके बाद अब शुरू करने जा रहे हैं अपने लाइब्रेरी फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस जिनके बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ये प्री डिफाइंड फंक्शंस है, पहले से पाइथन की लाइब्रेरी में सेव्ड है, बस आपको इनको यूज करने का तरीका पता होना चाहिए। तो उनके अपने जो नियम है उनके साथ ही आप काम करेंगे। तो कुछ 1-2-3 फंक्शन जो भी आज हो सकते हैं वो हम करेंगे, और उसके बाद हम आगे अपना नेक्स्ट सेशन में ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो लाइब्रेरी फंक्शन में जो हमारा सबसे पहला फंक्शन है वो फंक्शन है हमारा इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन जो क्या करता है, ये हेल्प्स टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से इनपुट लेने में इनपुट फंक्शन हेल्प करता है। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको ज्यादा कुछ मतलब पता ही नहीं, बस आपको जब भी कोई एक्सेप्ट करनी है इनपुट तो आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आपको एक इंटीजर लेना है, तो इंटीजर को लेने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। आपको पता ही है कि अगर आप यहाँ कहते हैं मान लीजिए प्रिंट एंटर अ नंबर, और इसके बाद में आप कह देते हैं a इज इक्वल टू इनपुट, और फिर आप मान लीजिए प्रिंट कराना चाहते हैं यू एंटर्ड ए की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इनपुट फंक्शन से क्या किया आपने, यहाँ पर एक इंटीजर आपने एक्सेप्ट कर लिया। ये देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, हम शेल विंडो पे पहुंच गए, और यहाँ पर देखिए कह रहा है एंटर अ नंबर। ये आपसे कह रहा है कोई भी नंबर आप दे दीजिए। तो जो नंबर आप यहाँ पे देंगे तो ये एंटर नंबर दोबारा कर प्रिंट, अच्छा वो, तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या हुआ कि पहले एक मैसेज प्रिंट हुआ, उसके बाद में वो कह रहा है फिर हमारा दोबारा हमने एंटर किया तो दोबारा मैसेज प्रिंट हुआ, और उसके बाद यू एंटर्ड, और फिर एक बार ये मैसेज भी प्रिंट हो गया साथ में। तो उसके पीछे रीजन क्या है एक्चुअली, कि जब हम अपने प्रोग्राम में आएंगे तो यहाँ पर देखिए हमने इनपुट फंक्शन बाद में लगाया है, और उसके बाद में जो है हमने अपना मैसेज दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये तरीका सही नहीं है। कैसे करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी कभी कभी लिख देते हैं, तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको अगर ये काम करना है तो पहले से ही पता है कि इनपुट फंक्शन कैसे लेना है। आप a इज इक्वल टू करते हैं, आपको क्लास देनी होती है, कौन सी क्लास डिफाइन करनी है, और उसके बाद में आप इनपुट यहाँ पर इनपुट फंक्शन देते हैं। तो इनपुट फंक्शन ऑटोमेटिकली ये मैसेज भी टाइप करता है और आपको इनपुट लेने में भी हेल्प करता है, और आपके प्रोग्राम को भी शॉर्ट करता है। अब आप शेल विंडो में आइए, आपको पता ही है कि आउटपुट कैसे आने वाला है। आप जो भी नंबर देंगे वो नंबर आपका प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि बाकी कुछ तो हम कर ही नहीं रहे, सिंपल इनपुट ले रहे हैं। तो इस तरह से आपको इनपुट फंक्शन में वैल्यू एक्सेप्ट की जाती है। हाँ, अगर आपको मान लीजिए इंटीजर लेना है तो आप int क्लास यूज करते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई फ्लोट लेना है तो आप उसके मतलब कोई डेसिमल नंबर लेना है तो आप उसके साथ में फ्लोट क्लास यूज करते हैं। एंटर योर हाइट, और मान लीजिए आपको स्ट्रिंग लेना है तो फिर आप सीधे क्या करते हैं, तब आप इनपुट ही फंक्शन यूज करते हैं, फिर आपको किसी क्लास की जरूरत नहीं पड़ती। बस ये लिखते हैं। अब आपने यहाँ पे वैल्यू प्रेस करनी है, इसी को कॉपी कर लेते हैं बी, और यहाँ पर नेम हमने लिया है एस में, रन कराएंगे, पहुंचेंगे अपने आउटपुट विंडो पर। तो यहाँ नंबर दे दिया मान लीजिए 25, हाइट दे दी मान लीजिए 5.2, और नेम दे दिया मान लीजिए जया। तो देखिए इनपुट आपका फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी इंटीजर को, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को, कैरेक्टर को या स्ट्रिंग को इनपुट करने में आपको हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और जहाँ तक है 2 क्लासेस और बची हैं, मतलब एक कल की और एक परसों की,
और उसके बाद ये फंक्शंस का चैप्टर हमारा खत्म हो जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा होगा तो 3 क्लासेस में।